गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू गौरव सर की क्लास। आज नया चैप्टर डायरेक्टिंग बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो चलिए दोस्त, इसको बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे कि हर बार की तरह करते हैं, बाय रिलेटिंग। उस शब्द को रिलेट करना है अपनी रियल लाइफ से। तो मैं जब पढ़ा रहा था एक दिन, मैंने बच्चे से बोला डायरेक्टिंग पता सबसे पहले कहाँ सुना, तो आई बिलीव आपका भी आंसर वही होगा। डायरेक्टिंग सबसे पहले कहाँ सुना होगा? डायरेक्टर, मूवी। मूवी जो डायरेक्टर करते हैं उसको आप लोगों ने सुना होगा। तो जब मूवी डायरेक्ट करते हैं तो वहां पे डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर उनको समझाता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस सीन को ऐसे करेंगे, और फिर उनको गाइड भी करता है। फिर जब सुपरवाइज करता है, देखता है कैसे काम हो रहा है, और जब बढ़िया सा होता है तो बोलता है कट, वेल शॉट। तो जो जो डायरेक्टर ने किया वही हमारी इसकी डेफिनेशन है। तो डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वो चारों चीजें इस डेफिनेशन में आई जो एक डायरेक्टर करता है। इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्टिंग, गाइड करता है कैसे करना है, सुपरवाइज करता है, उनको देखता है कैसे कर रहे हैं, फिर उसके बाद सुपरवाइज करने के बाद जब बढ़िया हो जाता है, कट कट कट, वेल शॉट, यानी कि मोटिवेशन। So it is the process of instructing, guiding, supervising and motivating the employees for achieving the goal effectively and efficiently. I hope directing की definition याद हो गई होगी आपको। So I hope आप लोगों को अब directing की definition हो गई होगी। तो let's start with the other topic। तो पहले सबसे पहले डायरेक्टिंग चैप्टर जो है सबको बहुत परेशान करता है कि सर बहुत बड़ा है, इतना लंबी है, कैसे करें, छोटा करो उसको यार, बहुत छोटा। देखो मैंने क्या करा, डायरेक्टिंग चैप्टर में हमने सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। डायरेक्टिंग के फीचर्स, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस और डायरेक्टिंग के अंदर एलिमेंट्स। बस यही 3 चीजें पढ़नी है। डायरेक्टिंग के फीचर्स, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस और डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर 4 चीजें आती हैं: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। इसको हम डीप में जाके पढ़ेंगे, लेकिन पहले छोटा करो ना यार। 3 चीजें, फीचर, इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स, चैप्टर डन। अब फीचर्स की बात करते हैं, तो इसको भी समझते हैं यार। अभी हमने डेफिनेशन समझी कि डायरेक्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है। यानी कि जब तक डायरेक्टर ये नहीं बोलेगा लाइट, कैमरा, रोल, एक्शन, तब तक काम शुरू नहीं होगा। तो इसका पहला फीचर ही हमने लिखा, इनिशिएट्स एक्शन। व्हेन द डायरेक्टर, डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग हम अब नाउ लेट अस रिलेट विद द सिलेबस। इनिशिएट्स एक्शन कैसे? जब आपका मैनेजमेंट जब आपको डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, तभी आपके जो काम होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो इट इनिशिएट्स एक्शन। सेकेंड फीचर है फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बहुत सी जनरल सी बात है यार, इंस्ट्रक्शन गाइडेंस जो होती है वो नीचे वाले बंदे तो ऊपर को देंगे नहीं, ऊपर वाले बंदे ही नीचे वालों को देंगे। तो इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तीसरा फीचर, प्रेजेंट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जहां जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट, इट इज अ लाइन इन योर बुक, जहां जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होगा, यानी कि लेवल है तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सुपीरियर सबऑर्डिनेट। तो जहां जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट होगा वहां वहां डायरेक्टिंग होगी। तो प्रेजेंट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा और फोर्थ फीचर है इसका आपका, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डायरेक्टिंग नेवर एंड्स। तो गाइज 4 ही फीचर है। याद रखने का तरीका, डायरेक्टिंग शब्द को रिलेट करना है लाइफ से। डायरेक्टिंग करूंगा तभी काम शुरू होगा। इंस्ट्रक्शन हमेशा ऊपर से नीचे आती हैं, नीचे से ऊपर नहीं। और जहाँ जहाँ सुपीरियर, क्योंकि यार जहाँ बॉस होगा हमेशा नीचे वाले को इंस्ट्रक्शन देगा ही देगा। तो प्रेजेंट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप वाला मिडिल को, मिडिल वाला लोअर को, लोअर वाला आपके वर्कर्स को। तो जहाँ जहाँ इट प्रेजेंट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और कॉन्टिन्यूस, नेवर एंड। डायरेक्टर भी जब बोलता है लाइट, कैमरा, रोल, एक्शन, तो बोलता है कट कट कट, उसको अगर कुछ कमी लगती है तो दोबारा से गाइड करता है, दोबारा से इंस्ट्रक्ट करता है। तो it is a never ending process, it is a continuous process. So these are the 4 features of directing. Now let's jump to the next topic, importance. Importance को कैसे याद करें सर अब डायरेक्टिंग को?
जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइजिंग में तुम्हें आइडिया दिया था, उसी स्टेप से मैंने इंपॉर्टेंस निकाली थी। इसके लिए भी छोटा सा वर्ड बनाया है। एक कार्टून आता है छोटा भीम, आई बिलीव वो सबने देखा होगा यार, छोटा भीम तो सबका फेवरेट है। तो उसी भीम से मैंने बस ई की जगह आई लगा दी है। सो वी हैव द टर्म भीम। तो ये भीम हमें भी एक मुसीबत से निकालता है, जिस तरह छोटा भीम हर मुसीबत से निकालता है, यहाँ पर हमारा भीम भी हमें इस मुसीबत से निकालेगा। इंपॉर्टेंस कैसे याद करी जाए, तो भीम के शब्द से ही हमने इसकी इंपॉर्टेंस निकाली। तो पहला, बी फॉर बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जो होता है वो बैलेंस बना के रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, और वी कैन से सुपरवाइजर और मैनेजमेंट के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ फिल्म शूट हो रही है तो लाइट कैमरा रोल, मतलब एक एक्टर खड़ा हुआ है, लाइटमैन खड़ा हुआ है, भाई इंपॉर्टेंस सबकी बराबर है, बैलेंस रखता है वो। अगर कैमरा वाला, वो एक्टिंग करने वाला बहुत अच्छा कर रहा है एक्टिंग, लाइट मैन की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अगर उसने गलत जगह पर लाइट दे दी तो वो सीन जो है, जो इफेक्टिवनेस आनी चाहिए वो नहीं आएगी। सो डायरेक्टर का काम ये है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब सबके बीच में एक अच्छा सा बैलेंस बना के रखे। ये ना हो कि उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा और उसी को सारी इंपॉर्टेंस, नो, ही मेक ईच एंड एवरीवन इक्वल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई टू मेक अ बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एच फॉर हेल्प इन अडॉप्टिंग चेंजेस। हेल्प इन अडॉप्टिंग चेंजेस, डायरेक्टिंग जो है इसको हेल्प करती है बदलावों को अडॉप्ट करने में। लाइक एक हीरो है, लाइक हमारे किंग सर शाहरुख खान जी, उनका एक साइन जो है वाला, ये वाला। तो अब बाय चांस कुछ उसको लगता है कि यार ये ओके, सिचुएशन इज द सेम बट आई वांट सम चेंज, तो वो उनको गाइड करोगे। अगर शाहरुख खान सर को बोलेगा नहीं यार ऐसे करो, तो वो कहेगा नहीं भाई मैं तो यही करूँगा, अपना सिग्नेचर साइन ही करूँगा। तो वो उनको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, तो इट विल हेल्प कि अच्छा है यार ऐसे करेंगे तो इस बार कुछ अलग आएगा, तो हेल्प हिम इन अडॉप्टिंग द चेंजेस। अब अगर मैं इसको और अगर एग्जाम्पल जो मैं अपनी क्लास में देता हूँ अगर उससे रिलेट करूँ तो वो भी बता देता हूँ। तो एक हमारे अंकल जी थे, मशीन चला रहे हैं, घुमा घुमा के एक पीस निकला और रखा। उनके जो ऑनर थे वो एक दिन कभी किसी एग्जीबिशन में गए थे मशीन्स की, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक मशीन है, जस्ट प्रेस द 3 बटन्स एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। वो लेके आ गए। उन्होंने बोला बाबूजी आज से ये मशीन चलानी है और पीस फटाफट निकलेगा। बाबूजी ने कहा नहीं जी मैं तो इसी में मेरा हाथ सेट है, मेरे को नहीं होगा, ये नई मशीनें मेरे से नहीं चलती। मालिक था, उससे समझाया, कह रहे इधर आओ देखो, सिखा दिया, बोला अब आप करके दिखाओ। उसने करा 1 2 3 पीस बाहर। अरे बाबूजी मजा आई गवा, 3 बटनवा दबाते पीसवा बाहर, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। तो ये देखो इस डायरेक्शन ने, जब उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया, गाइड किया, तो वो बाबूजी भी एक्सेप्ट कर लिया उस चेंज को। तो दिस इज हाउ हमारा भीम जो है हेल्प करता है इन अडॉप्टिंग चेंजेस। डायरेक्टिंग जो है आपको हेल्प करती है आपको बदलावों को अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इनिशिएट्स एक्शन। अब आई फॉर इनिशिएट्स एक्शन हमने फीचर में भी पढ़ा था, तो सेम बात है भाई। डायरेक्टिंग जो है इसका फायदा भी है कि जब डायरेक्ट करते हैं तो वो आपको इनिशिएट करती है आपके एक्शंस को। जब तक आप डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं बोलेगा, लाइट कैमरा रोल एक्शन नहीं बोलेगा, तो का इनिशिएट नहीं होगा। देन इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। इंटीग्रेट वर्ड का मीनिंग, और ये कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स, है ना। तो ये सबको जोड़ता है, सबको यूनाइट करता है, इंटीग्रेट कर देता है। तो इसको हम कैसे करें, एग्जांपल देता हूँ अगर मैं आपको। जब डायरेक्टर बोलता है लाइट कैमरा रोल एक्शन, तो लाइट मैन, कैमरा मैन, रोल करने वाला और एक्शन वाला सारे के सारे उस सीन को बनाने में जुट जाते हैं। तो डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स लाइट कैमरा रोल एक्शन, सबको इंटीग्रेट्स कर देता है। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। एंड लास्ट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। जब डायरेक्टर बोलता है लाइट कैमरा रोल, सीन बनना शुरू हुआ, कट कट कट, वेल शॉट, यानी कि वो मोटिवेट भी कर रहा है। तो डायरेक्टिंग डज नॉट ओनली इन्वॉल्व इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग, इट ऑल्सो मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स।
तो 2 टॉपिक कवर, फीचर एंड इम्पोर्टेंस। याद रखने का तरीका वही, इमेजिन, वर्ड को रिलेट करना, डायरेक्टिंग, डायरेक्टर क्या करता है, लाइट कैमरा रोल एक्शन, इनिशिएट करता है काम को। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा फ्लो, ऊपर से नीचे आती है इंस्ट्रक्शन। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट, हर जहाँ जहाँ सुपरवाइजर सुपर वहाँ पे डायरेक्टिंग होगी। और लास्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंस के लिए मैंने आपको वर्ड दिया भीम। अब चलते हैं हमारे एलिमेंट। डायरेक्टिंग के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में सुपरवाइजर स्टाफिंग के अंदर जो हमने पढ़े थे 3 एलिमेंट्स, उस तरह यहाँ पर हैं 4 एलिमेंट्स। वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन में अब काफ़ी सारा जो है अब लिमिटेड कर दिया है इसको। सुपरविजन का मतलब ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय व्हाइल दे आर डूइंग द जॉब। तो ये है सुपरविजन का। और इसकी डेफिनेशन अगर इम्पोर्टेंस आ जाए तो इम्पोर्टेंस क्या है सुपरविजन की, इसको याद रखने के लिए एग्जांपल देता हूँ। लाइक अ टीचर इन अ क्लास, जब टीचर क्लास में आती है तो इसको अगर हम याद रखें, जब टीचर क्लास में आते हैं वो सुपरवाइज करती है, हमें देखती हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहला इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इट इंश्योर्स इशू ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब टीचर आई हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दी होगी, बेटा पढ़ लो। अगर सब्स्टिट्यूशन भी लगा है कोई तो बेटा बातें नहीं करनी, पढ़ाई कर लो अपना कोई काम, मतलब इंस्ट्रक्शन मिली ही होगी। तो सुपरविजन का पहला फ़ायदा इंश्योर इशू ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन सेकंड की बात करूं, सुपरविजन जो है इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, इससे कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होती है। फीडबैक होता है उसके अंदर, डिसिप्लिन होता है क्लास के अंदर, है ना। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, चीज़ों को हम टाइम को और चीज़ों को वेस्ट नहीं होने देते। तो इस तरह से कुछ पॉइंट 2 दिमाग में रख लेना। ऑल्दो अब इसके ऊपर जो टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयर होता है कि आए, बट हमें ये पता होना चाहिए। नाउ लेट्स जंप टू द लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप एक क्वालिटी है यार। इट इज एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर। ये एक ऐसी आपके अंदर एक एबिलिटी होती है जो आप सामने वाले के ऊपर प्रभावित, अपना प्रभाव डाल देते हैं और उसको प्रभावित कर देते हैं। दैट इज अ लीडरशिप क्वालिटी। इसीलिए एक लाइन आती है दैट एवरी लीडर कैन बी अ मैनेजर बट एवरी मैनेजर कैन नॉट बी अ लीडर। हर मैनेजर के अंदर एबिलिटी नहीं होती सबको इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन हर एक लीडर के अंदर एबिलिटी होती है कि वो मैनेजर बन सके। लेकिन हर मैनेजर सबको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो लीडरशिप, इसका एग्जांपल और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, जब कोरोना आया उन्होंने बोला भैया तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, तो सारे लग गए। दिए जलाओ, फिर उसके बाद अपने घरों पे फ्लैग करो, होस्ट करो इंडियन फ्लैग। तो कितना प्रभाव डाला कि हर घर पे एवरीवन वाज इनटू इट। तो दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी। तो लेट अस लर्न, देयर आर 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज इज ऑल्सो नोन एज लेसेस फेयर भी बोलते हैं इसको। ऑटोक्रेटिक लीडर वो होता है जो वन वे कम्युनिकेशन करता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देता है, सुनता नहीं है किसी की, वो ऑटोक्रेटिक। इट इज ऑल्सो नोन एज डॉगमेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वो होती है अ लीडर इन द सेंटर, सबसे डिस्कस करता है, डेमोक्रेटिक डिस्कस करना, लेकिन डिसीजन अकेले में खुद लेता है। एंड लास्ट फ्री रेंज लीडरशिप वो होता है जो फ्री छोड़ देता है, कहता है कि भैया आई नीड द गोल टू बी अचीव्ड, वट एवर यू हैव द प्लान्स गो फॉर इट, आई जस्ट नीड अ रिजल्ट। वो ना आपको गाइड कर रहा है ना आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो सिर्फ कह रहा है कि गोल अचीव करके दो। सो दैट इज फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो 2 एलिमेंट हमारे हो गए, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन। बहुत फेमिलियर है इस वर्ड से, मोटिवेट, मोटी का वेट नहीं, मोटिवेशन। हाँ, हम फेमिलियर ऐसे नहीं है, मोटी का वेट से नहीं, मोटिवेशन से है, क्योंकि हमें हर समय कोई ना कोई मोटिवेट, स्पेशली हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं कि यार ये होता क्या है। अगर शायद सोचा होता तो इतना ज़्यादा मम्मी पापा ना बोलते।
लेकिन हाँ पेरेंट्स हैं तो भाई बनता तो है, पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, क्योंकि उनको आपकी चिंता है, इसीलिए वो आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। बट लेकिन आज मैं आपको एक मोटिवेशन की जो डेफिनेशन है वो बताऊंगा, तो शायद कल को आप उसका अनड्यू डिसएडवांटेज मत उठाना। ओके, तो चलो मोटिवेशन होती क्या है। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, इट इज एन साइकोलॉजिकल फिनोमेना विच कैन नॉट बी फोर्स्ड टू समवन। हम किसी को फोर्सफुली या प्यार से हम किसी को ऐसे मोटिवेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एन इंटरनल फीलिंग। सो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ synchronizing someone or stimulating someone, sorry, motivation is a process of stimulating someone to give their best for achieving goals and achieving goal effectively and efficiently. I'm repeating, it is a process of stimulating someone. It is a line in your book, stimulate करना, किसी को encourage करना कि वो अपना बेस्ट दे। अब किसी को एनकरेज करना वो हमारे किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल फीलिंग है ना। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर आती है मोटिवेशन के अंदर हमारी टर्म्स। तो मोटिवेशन के अंदर 3 टर्म्स आती हैं, मोटिव, मोटिवेटर और मोटिवेशन। तो मोटिव क्या होती है? मोटिव मीन्स डिजायर, एम, ऑब्जेक्टिव। तो जब तक मेरी लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल नहीं होगा तो मैं मोटिवेट तो होऊंगा ही नहीं। तो मेरे को एक मोटिव चाहिए, एक डिजायर चाहिए, तभी मैं मोटिवेशन हूँ, मेरे को मोटिवेशन आएगा। मोटिवेटर, अच्छा मैंने बस पूछता हूँ तो मोटिवेटर बच्चे बोलते हैं वो पर्सन हुज, यस हम लोग वो बचपन से भी सीखते आ रहे हैं। वो बंदा जो ड्राइवर की हेल्प करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। ऐसे ही टर टर करके लगा दो ये भी मोटिवेटर है, तो वो बंदा जो हमें मोटिवेट कर रहा है। नो, इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन। यहाँ पर इट इज अ टेक्निक यूज टू मोटिवेट समवन। उस टेक्निक को, उस प्रोडक्ट को लेके हम उसको बोल सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जो चीज़ हमें मोटिवेट करती है, जैसे कि पापा बोलते हैं बेटा पढ़ ले, अच्छे बोर्ड में मार्क्स लाएगा तो तेरे को बाइक ला के दूंगा, बेटा पढ़ ले तेरे को एप्पल आईफोन 15-16 मिलेगा। तो वो क्या है? बेसिकली इट इज़ अ मोटिवेटर यूज टू मोटिवेट यू। ठीक है, देन मोटिवेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन टू गिव देयर बेस्ट। ये तो बता ही चुका हूँ। तो टर्म्स खत्म, अब आते हैं फीचर्स के ऊपर। जो पहली बात बोली मैंने, साइकोलॉजिकल फिनोमेना, पूरा नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। साइकोलॉजिकल फिनोमेना मीन्स इंटरनल फीलिंग, नो वन कैन फोर्स यू टू मोटिवेट, इट इज एन इंटरनल, अंदर से आता है भाई मोटिवेशन। कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कैसे? बेटा पढ़ ले, तू बहुत अच्छा कर सकता है, तेरे अंदर बहुत है, तू बस पढ़ नहीं रहा, थोड़ा सा ऐसे कर ले, थोड़ा सा वैसे कर ले, हो जाएगा, तू बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। और कहीं फेल होगा तू तो फेल, कुछ नहीं कर सकता तू, है ना, क्या करेगा तू जिंदगी में, कुछ नहीं बन सकता, बस मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कैसे नहीं कर सकता मैं। तो ये हुआ नेगेटिव मोटिवेशन। सुल्तान मूवी देखी है? जब वो सलमान खान को चाटा मारती है, जब वो सलमान खान को चाटा मारती है और उसको बोलती है कि भाई अपने शक्ल देखी है तूने, जो सबको तू बोलता फिर रहा है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, तेरी खुद की क्या वैल्यू है? मैं एक नेशनल चैंपियन हूँ और तू तो स्टेट क्या डिस्ट्रिक्ट का कुछ भी नहीं, तेरे को तो पता भी नहीं है, नोबडी नोज यू। उसके दिल पे लग जाती है। वो था नेगेटिव मोटिवेशन एंड ही बिकम वर्ल्ड चैंपियन। उसके दादी और उसके पापा उसको बोलते रहते थे कुछ कर ले कर ले, लड़की ने बोला भाई छुएगा तो सही, तो वो इट इज अ नेगेटिव मोटिवेशन। तो कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नाउ जोक्स अपार्ट, प्लीज डोंट टेक इट अ सीरियस। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई लड़की ने बोला तो लगा, इट्स अबाउट की सेल्फ रियलाइजेशन। तो मोटिवेशन तो अंदर से ही आएगा ना, ठीक है। तो उसको सीरियस मत हो जाना भाई कि जब कोई लड़की बोलेगी तभी मोटिवेट होंगे, मम्मी पापा बोल रहे हैं कोई वैल्यू ही नहीं है। अंदर से रियलाइजेशन तब हुआ था उसे कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, नाउ मूविंग अहेड, साइकोलॉजिकल फिनोमेना हमने पढ़ा, कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज, देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब ये बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको आपकी लाइफ से। बोर्ड एग्जाम्स आर जस्ट अहेड,
पूरे साल से मम्मी पापा टीचर्स बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बोल रहे हैं, नहीं पढ़ रहे थे हम लोग। जैसे ही बे हाफ ईयरली गए, प्री बोर्ड्स आए, फिर आगे बोर्ड्स भी आएंगे, तो भाई अब किसी को बोलने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, हम खुद क्यों पढ़ रहे हैं। इंटरनल फीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, अंदर से नीड, मोटिव मिल गया। भाई बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, पास होना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो मोटिव से आपको एक अंदर मोटिव मिल गया, सेल्फ रियलाइज हुआ, तो आप मोटिवेशन, तो वो उससे क्या हुआ, हमारा बिहेवियर क्या हो गया, गोल डायरेक्टेड, कि भैया गोल अचीव करना है हमें अपना। एंड लास्ट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज हम पूरी क्लास को मोटिवेट करने के लिए एक सेम टेक्निक यूज नहीं कर सकते, और हमें हर किसी को मोटिवेट करने के लिए उसकी नीड जाननी पड़ेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, पापा ने बोला फोन ला के दूंगा, तो फोन तो है ही नहीं, पापा दूसरे वाले से कह रहा है मेरे को चाहिए ही नहीं, उसकी नीड नहीं है, तो वो उससे मोटिवेट नहीं होगा। तो वी कैन नॉट यूज द सेम टेक्निक अ मोटिवेटर टू मोटिवेट द होल क्लास। हमें हर बंदे की नीड जाननी होगी और उसके हिसाब से मोटिवेट। तो इसीलिए इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सबकी नीड जानना इट्स नॉट ईजी, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। दीज आर द 4 फीचर ऑफ मोटिवेशन। क्या हो गया? साइकोलॉजिकल फिनोमिना, कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, हमारा बिहेवियर जब हम मोटिवेट हो जाते हैं तो हमारा सारा फोकस जो हमारे बिहेवियर होते हैं वो गोल की तरफ हो जाते हैं, एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, ये भी तुम्हारी लाइफ में तुम लोग अभी फेस कर रहे हो। मोटिवेशन कैसे शुरू हुआ? जब हमें अपनी अनसेटिस्फाइड नीड रियलाइज हो गई कि भाई पेपर आ रहे हैं, पढ़ ले, तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। अनसेटिस्फाइड नीड रियलाइज हुई जो कि अनसेटिस्फाइड है। फिर क्या आई आपके पास? टेंशन, है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर आपने ड्राइव्स, रास्ते ढूंढे, क्या करूं, ये देखूं वो देखूं, वहां से पूछूं इससे पूछूं। सर्च बिहेवियर, रास्ता मिल गया, गौरव सर की क्लास अटेंड कर ले भाई, पास हो जाएगा, बढ़िया से तैयारी हो जाएगी, याद हो जाएगा सब कुछ। तो सर्च बिहेवियर। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। सर्च बिहेवियर, खुद पढ़ो समझो, लेकिन जब तक खुद नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। तो सर्च बिहेवियर आपका, सेल्फ स्टडी ज़रूरी है समझने के बाद। देन सर्च बिहेवियर के बाद हमारी, जब हमें रास्ता मिल गया, हमने अपने पढ़ना शुरू कर दिया, हमारी नीड सेटिस्फाइड हो गई, satisfied need and removal of tension. So these are the 6 steps in the motivation process. तो मुझे नहीं लगता इसको रट्टा मारने की जरूरत है। सिंपल, पेपर आ रहे हैं, सर ने एग्जाम्पल दिया था, तो अनसेटिस्फाइड नीड अनसेटिस्फाइड रियलाइज हुई, तो टेंशन हुई तो हमने रास्ते ढूंढे तो मिल गया भाई क्या, समझो और सेल्फ स्टडी करो। और उसके बाद जब हमारे को रास्ता मिल गया, हमारी नीड सेटिस्फाइड हो गई, टेंशन खत्म। सो वी आर डन विद द प्रोसेस। नाउ मैस्लोस नीड हिरार्की। मैस्लो एक साइंटिस्ट था, उसने कहा भाई क्या नीड लगा रखी है। सबने बोला कि भाई क्या है ये नीड मोटिवेशन नीड से कैसे, तो उसने कहा दुनिया में कोई ऐसा लोग नहीं है जिनकी नीड ना हो। तो उसके ऊपर उसने एक पूरी अपनी हिरार्की, नीड हिरार्की थ्योरी दे दी कि एक हिरार्की होती है नीड्स की भी। ऐसे नहीं कि तुम पहले ये और सीधा तुम बोलो ये, नहीं, एक हिरार्की होती है नीड्स की। तो वो उसने बना के दी, विच इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब इनको अगर एक बार मैं पढ़ता हूँ, सबसे पहले नीड हमारी जो होती है एक आम इंसान की कॉमन नीड, दैट इज रोटी, कपड़ा और मकान, विच कम्स अंडर फिजिकली हमें जो चीज़ें चाहिए एक बेसिक लाइफ जीने के लिए, वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड आती हैं। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, भगवान ने मुझे घर दिया, रोटी, कपड़ा, मकान, छत का सबका मसला हल कर दिया, फिजिकली मेरे को सब चीज़ें दे दी, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई। अगली नीड मेरी फिर आती है कि भगवान जो आपने कृपा बनाई हुई है ये बनाए रखना, ये छत मेरे ऊपर बनाए रखना, जो नौकरी मुझे दे रखी है बनाए रखना, क्योंकि इससे मेरा घर परिवार चल रहा है। तो दैट कम्स अंडर सेफ्टी नीड। जब वो भी पूरी हो जाती है, फिर समाज में लोगों के साथ राम राम हेलो हाय बोलिए, जय माता दी बोलिए, है ना। तो सबके साथ राम राम होनी चाहिए, प्यार बना रहना चाहिए। आफ्टर दैट वो नीड भी जब पूरी हो जाती है, हम पूछते हैं अपनी एस्टीम नीड कि मेरी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए मार्केट में, द पीपल शुड रिस्पेक्ट मी।
कि मेरा जो एक रेपुटेशन बन गया है उसको मैं स्पॉइल ना होने दूं, जो मेरी एक इमेज बनी हुई है, इट शुड बी देयर इन द मार्केट, एस्टीम नीड। जब वो भी पूरी हो जाती है तो हम अपनी लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसके ऊपर कभी कोई पहुंचना बहुत रेयर होते हैं जो पहुंचते हैं इस नीड पे। आई कैन गिव यू लाइक अमिताभ बच्चन, रिलायंस के अंबानी, और ये लोग, क्या कमी है यार इनके पास, दे हैव एवरीथिंग, लेकिन फिर भी आज भी भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, रुके नहीं हैं। तो ये एक ऐसी नीड है जो कभी पूरी नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। तो दीज आर द 5 मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बोर्ड में 95% भी नहीं कहूँ, 98% आता है। सिर्फ 1-2% चांस है जो करना है, क्योंकि अगर नहीं आया ना ज़्यादा बड़ा 3-4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया तो भाई 1 नंबर का एमसीक्यू वगैरह तो अटकाएंगे इस पे। तो इस पे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। तो हमारा ये, अच्छा एक चीज में और रह गई, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बाद इसके अंदर एक और टॉपिक है आपका इंसेंटिव्स। ओके, एंड बिफोर रीचिंग टू इंसेंटिव एक चीज और बताता हूँ। इस मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पे देते वक्त मैस्लोस ने बताया था कि आई हैड मेड दिस थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ सम एजम्पशंस। वो एजम्पशंस पढ़ लेना, उसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, अक्सर बच्चे वो छोड़ देते हैं, उनको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, बोर्ड एग्जाम है। तो एजम्पशंस क्या थी, उसने बोला पहली एजम्पशन यही कि हमारी नीड हायरार्की थ्योरी है, जब ये नीड पूरी हो जाएगी तभी हम इस नीड पे आएंगे, जब ये पूरी हो जाएगी तभी हम इस पे जाएंगे, तो एक हायरार्की पे चलेंगे। दूसरी, वंस द नीड बीन सेटिस्फाइड इट इज नो लॉन्गर अ मोटिवेटर। अगर आपकी ये नीड पूरी हो गई तो अब वो आपके लिए मोटिवेटर का काम नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल दिया था, पापा ने बोला आईफोन दिलाऊंगा, पापा आईफोन तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो अब आप मोटिवेट नहीं होंगे। फिर पापा ने अच्छा कार दिलाऊंगा, अच्छा कार मिलेगी, अब पढ़ना शुरू कर दोगे। तो जब एक नीड पूरी हो गई थी, आईफोन पापा ने 10th में दिलवा दिया था बोर्ड अच्छे एग्जाम के बाद, तो अब दोबारा अगर आईफोन दिलाने की बात कर रहे हो तो अब वो इट इज नो लॉन्गर मोटिवेटर। तो ये एक आध और एजम्पशंस हैं। तो ऐसे एजम्पशंस दी थी मैस्लो ने अपनी नीड हायरार्की थ्योरी देते वक्त। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ मोटिवेशन इज इंसेंटिव। इंसेंटिव दो तरह के होते हैं। सबसे पहले इंसेंटिव होता क्या है? अच्छा, बच्चे बोलते हैं बोनस। अरे यार बोनस नहीं है, बोनस पता है साल में एक बार मिलता है। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ इंसेंटिव की, इंसेंटिव इज अ रिवॉर्ड फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। ये एक रिवॉर्ड है जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको मिलता है। तो ये दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। अभी मैं इसमें सारे नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको ब्रीफ कर देता हूँ, दो दो तीन तीन दोनों तरफ से। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होते हैं, द इंसेंटिव विच इन्वॉल्व फ्लो ऑफ मनी। जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो बिना पैसों के हैं वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। और वो सिर्फ बिना पैसों के कौन सा रिवॉर्ड होता है भाई, वो बताऊंगा। पहले फाइनेंशियल एक दो पढ़ लेते हैं। पहले पे एंड अलाउंसेस, मतलब कंपनी आपको सैलरी के साथ साथ अलाउंसेस भी देती है। लाइक आपका पेट्रोल का खर्चा दे दिया, आपके फ़ोन रिचार्ज करा दिए, आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करा दिया, तो दैट कम्स अंडर फाइनेंशियल इंसेंटिव। और भी आपको एग्जांपल देते हैं। एक इसमें आता है पर्क्यूसाइड्स। पर्क्यूसाइड्स मैंने कैसे याद किया था जब मैं 12th में था, बिकॉज दिस इज अ इंसेंटिव जो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है यार, मतलब अमेजिंग इंसेंटिव इट इज़। और ये बहुत ही हाई लेवल वाले लोगों को मिलता है। पर्क चॉकलेट होती है, कितना मज़ा आता है खाने में, मीठी सी होती है, स्वीट सी, अंदर क्रंची बिस्किट अच्छी होती है। अब उसी तरह जब जॉब में हमें सैलरी के अलावा घर घर तो नहीं कहूँगा, बड़ा सा बंगलो, 1000 गज की कोठी, 10 नौकर चाकर, गाड़ी, आपके मतलब हर चीज यू वांट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कंपनी अदर देन सैलरी, भाई कितना मजा आएगा ऐसी नौकरी में। तो दैट कम्स अंडर पर्क्यूसाइड्स, जब कंपनी आपको ये सब चीजें देती हैं। ऐसा होता है बहुत सीनियर लेवल पे कंपनियां, अच्छे अच्छे लोग जो सीनियर लेवल पे होते हैं उनको ये इंसेंटिव मिलते हैं।
ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आ गया। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग आता है। प्रॉफिट शेयरिंग मींस कंपनी एक पार के बाद बोलती है कि ठीक है, अगर मोटिवेट करना है तो इंसेंटिव देती है कि ठीक है, इतना प्रॉफिट से ऊपर जो प्रॉफिट और कमा के लाएगा तो उसमें उस प्रॉफिट में शेयर देगी कंपनी आपको, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। फिर एक इसमें आता है को पार्टनरशिप, कि आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट करके लाओगे तो उतने प्रॉफिट का हम आपको पार्टनर बना देंगे कंपनी में, बाय गिविंग। पार्टनर कैसे बनाएंगे? शेयर इशू कर देंगे। तो शेयर इशू कर दिया तो यू विल बिकम शेयर होल्डर, ओनर ऑफ द कंपनी, यू बिकम अ को पार्टनर। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल, जो मैंने बोला था बिना पैसों के, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, आपके लिए स्टेज पे बुलाया, सबके सामने आपकी तालियां बजवा दी। भाई तालियां बजवाने के कौन से पैसे लग रहे हैं? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन करा दिया। आप मैकडोनल्ड जाते हो या और भी बहुत सारे हैं, बर्गर किंग और वो KFC, वहाँ कभी जाओ, नोट करना, उनकी एक छोटी सी विंडो लगी होती है और उन्होंने फोटो लगा रखे होते हैं, लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बैचेस लगे होते हैं उनके किंग और उसके किसके। तो वो फोटो लगाने के कौन से पैसे? फोटो भी आप ला रहे हो, तो इट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसे नहीं लग रहे कंपनी के, दैट ऑल कम अंडर एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, दोज विच कम्स अंडर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो इसके ऊपर भी केस स्टडी आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। और लास्ट टॉपिक अब हम करते हैं अपना कम्युनिकेशन। तो अब लास्ट टॉपिक, लास्ट एलिमेंट, कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड थॉट, जो अब हम अभी कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर तीन चीज़ें आ रही हैं, कम्युनिकेशन टाइप, प्रोसेस एंड बैरियर्स। फटाफट करते हैं इसको। टाइप दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी की पॉलिसीज, कंपनीज की मीटिंग्स के रिगार्डिंग, कंपनी के रिलेटेड में जो बातें चल रही हैं, इट विल बी अ फॉर्मल। सो द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट मैटर। क्या कम्युनिकेशन कर रही है, दैट विल डिसाइड कि इट इज द फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल की बात करूं, आप मीटिंग कंपनी में हो, मीटिंग चल रही है, आप थक गए, आप अपने पड़ोस से बोल रहे हो भाई तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, तो इट इज अ इनफॉर्मल। तो प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट मैटर, इट विल बी अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसके मेरिट डिमेरिट पढ़ लेना, इस पर केस स्टडी आती है। एक कंपनी थी, वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं था, मतलब कंपनी से अपनी पर्सनल लेवल की बातें करने का, मतलब पूरा क्लियर नहीं बताएंगे बट घुमा के पूछा। अब बोला आपको कि आप बताओ कि क्या करोगे, तो अब भैया पूरी, अच्छा ये उसमें भी बताया था मैंने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, ठीक है, तो उसी की तरह ही है ये। नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस पे। कम्युनिकेशन प्रोसेस, मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं यहाँ पे, आप बुक से देख लेना। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे शुरू होती है? सी, सबसे पहले आपको चाहिए सेंडर, यानी कि कम्युनिकेशन आइडिया शेयर करने वाला बंदा। उसके बाद दूसरी चीज़ है मैसेज होना चाहिए उसके पास। अब जो मैसेज उसके पास है, उस मैसेज को आप तक कैसे पहुंचाना है, कैसी लैंग्वेज, कैसे एग्जाम्पल, क्या शेयर करने हैं, तो वो क्या करता है, उसको अपने दिमाग में एनकोड करता है। एनकोड के बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है उसमें, हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए रूम, जहाँ पे हम कर रहे हैं, जिसके मीडिया आएगा। मीडिया से फिर आप उसको क्या करते हैं, डिकोड करते हो अपने हिसाब से। फिर रिसीवर से पहले था डिकोड, वो डिकोड करेगा, रिसीवर आएगा, रिसीवर फिर हमें क्या देगा, फीडबैक। तो इस स्टेप से हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी होती है। एंड इसके अंदर एक बीच में एक और टर्म आता है नॉइज। तो नॉइज क्या होती है, एन वॉइस विच इंटरप्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो उसको हम बोलते हैं नॉइज। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस भी खत्म। ये है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन में बैरियर कितने तरह के होते हैं। बैरियर क्या होता है, जो बैरियर आते हैं, मतलब हमने कम्युनिकेट किया लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो प्रॉपर्ली सुना नहीं, समझा नहीं, तो गड़बड़ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बैरियर। तो चार तरह के बैरियर को हम इसको क्लासिफाई करते हैं, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। तो ये चार बैरियर हैं। इन बैरियर के कारण क्या होते हैं वो ये नीचे लिखे हुए हैं, तो केस स्टडी आना के चांस होते हैं इस पे। तो पहले बैरियर्स होते हैं सिमेंटिक, द नेम इटसेल्फ टेल्स, सिमेंटिक बैरियर मींस सिमेंटिक, सेम स्टेटमेंट हैव डिफरेंट मीनिंग्स।
उसकी वजह से जो बैरियर आया। सेम स्टेटमेंट है, दो अलग अलग मीनिंग हो गए, आप कुछ और कहना चाह रहे हो, उसने कुछ और समझ लिया, स्टेटमेंट सेम थी, तो वो सिमेंटिक बैरियर आया। अब इसके कारण क्या होते हैं? पहला आया बैडली एक्सप्रेस मैसेज। एक बैडली एक्सप्रेस एग्जांपल देता हूँ। राम एक लड़का था, उसने आपकी कंपनी में बहुत अच्छा काम किया और बॉस उस दिन था नहीं, तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि भैया कल राम को सुबह आते ही बॉस इनाम देगा। अब हुआ क्या, बॉस का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और जब वो पहुंचा तो उसने राम को, राम कम एंड सी मी इन माय ऑफिस। तो सब हैरान हो गए, भाई ये क्या हो गया, अंदर जाके मिला इनाम ही, लेकिन द सेम स्टेटमेंट, बट एज इट वॉज बैडली एक्सप्रेस, तो सब ये हो गया कि भाई राम तो गया, ये क्या हो गया। तो दैट इज वाई सेम स्टेटमेंट डिफरेंट मीनिंग। सिमेंटिक बैरियर क्यों आया? बिकॉज इट वॉज बैडली एक्सप्रेस्ड। फॉल्टी ट्रांसलेशन, मीटिंग चल रही है, बॉस ने कुछ हाई लेवल के वर्ड्स और इंग्लिश में बोल दिया, तो दोस्त ने बोला अरे मैं हूं ना, उसने गलत ट्रांसलेट कर दिया उसको, तो भी स्टेटमेंट तो वही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन गलत हो गया। टेक्निकल जार्गन, कुछ टेक्निकल जार्गन मतलब टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो हमारे ऊपर से चले जाते हैं और हम हाँ हाँ कर देते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने बोला ये पता नहीं कम्बोलाइजेशन कोई ये वह इसको बीमारी हो गई है, अच्छा अच्छा, अरे भाई साइंस के टर्म में वो बहुत छोटा सा था, तो अरे कोई बात नहीं, इतना घबराओ मत, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, अच्छा हम तो वर्ड सुन के तो वो टेक्निकल जार्गन था। सेम स्टेटमेंट डिफरेंट मीनिंग क्रिएट किया, जिसकी वजह से बैरियर आया। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन से भी आपने अज्यूम करा, क्लैरिफाई पूरा नहीं हुआ। इसके ऊपर ना एक आलिया भट्ट की ऐड आई थी पर्क की। आलिया भट्ट पर्क खाते हुए एक पान की दुकान के पास, एक गाड़ी के पास से आती है, गाड़ी खड़ी हुई थी और वो खाते हुए आती है, पान वाले भैया क्या बोलती है, भैया गाड़ी देखना, बस ये बोल के चली जाती है। और फिर जो गाड़ी का ऑनर आता है वो बैठता है अपनी गाड़ी में, स्टार्ट कर रहा होता है, पान वाला उतर के आता है, भाई उसको पकड़ के मार देता है, भाई गाड़ी कैसे उठा के लेके जा रहा है, ये तो उस मैडम की थी। तो क्या हुआ, भैया गाड़ी देखना कहाँ खड़ी कर रखी है, भैया गाड़ी देखना कितनी अच्छी है, कुछ भी हो सकता था। इट वॉज अनक्लैरिफाइड, बट पान वाले भैया ने एज्यूम कर लिया कि ये कार बिलोंग्स टू आलिया, तो वहां से क्या हुआ, कम्युनिकेशन बैरियर आया। और ये कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक, सॉरी अनक्लैरिफाइड है सिमेंटिक बैरियर। द रीजन इज अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग बोलते हैं इसको। आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए प्री बोर्ड में, आप खुश होते गए घर में, बोला सोचा कि मम्मी को बताऊंगा आज तो पक्का कुछ खाने को बढ़िया था मिलेगा क्योंकि अच्छा रिपोर्ट देने जा रहा हूँ। मम्मी की तबीयत खराब थी, आपको पता नहीं था, मम्मी आप पूछे मम्मी आज तो मैं मेरे 90% आ गए, टॉप किया मैंने क्लास में प्री बोर्ड के अंदर, खुश मत होना 90% में टॉप कर रहा हूँ मैं। तो आ गए जी मम्मी, तो अच्छा बेटा ठीक है चल बैग वैग उतार ले चेंज कर। आपने कहा यार ये क्या हुआ, तो सेम स्टेटमेंट थी, मम्मी खुश थी लेकिन क्योंकि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी और उनका जो जेस्चर था वो वैसे वाला नहीं था विच यू वर एक्सपेक्टिंग, तो ये भी एक स्टेटमेंट, ओके बेटा बहुत अच्छी बात है, तो आपने जो एक्सपेक्ट किया वैसा नहीं आया, तो जेस्चर डिकोड से आपने क्या करा कि यार मम्मी खुश नहीं हुई, तो सेम स्टेटमेंट डिफरेंट मीनिंग। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, ये भी बोल सकता हूँ, और इसका मतलब जीरो भी है, इसका मतलब बढ़िया भी है, तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो वो बैरियर क्रिएट करते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर व्हेन यू आर नॉट साइकोलॉजिकली मेंटली स्टेबल नहीं होते, उसकी वजह से बैरियर आते हैं। तो उसके कारण क्या है, लैक ऑफ अटेंशन, जो आप लोग फेस करते हैं, मैडम बोलती है क्लास में बैठे हो बट फिजिकली इन द क्लास मेंटली समवेयर एल्स, वो लैक ऑफ अटेंशन साइकोलॉजिकल बैरियर है। प्री मैच्योर इवेल्युएशन, मैडम गुस्से में थी, उसने पहले पूछा नहीं और इवेल्युएट कर लिया कि यही होगा, प्री मैच्योर इवेल्युएट कर लिया, आप नहीं करो, गेट अप गेट अप गेट अप, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर। डिस्ट्रस्ट, डी स्टैंड फॉर दोनों बोलता हूं मैं क्योंकि इसके जैसा एक और बैरियर आने वाला है, तो डिस्ट्रस्ट मतलब दोनों, जब दो लोग आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते तो साइकोलॉजिकली बैरियर आता है, वो उनकी सुन के भी इग्नोर कर देते हैं। पुअर रिटेंशन, आपने याद तो कर लिया लेकिन याद नहीं रख पाया, मम्मी ने ये 4 चीजें बोली थी 3 ले आया, ओ शिट ये तो भूल ही गया, तो ये भी बैरियर बना साइकोलॉजिकली, पुअर रिटेंशन। नाउ ऑर्गेनाइजेशन बैरियर पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन रूल, फैसिलिटी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से जो आते हैं,
वो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। लास्ट है हमारा पर्सनल बैरियर। पर्सनल, मेरा मन नहीं है अभी बात करने का, तो उसकी वजह से जो बैरियर आएंगे, इसके कारण लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मैं कह रहा था ना, सेम साइड डिस्ट्रस्ट एंड लैक ऑफ। यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, यहाँ पे आप सामने वाले पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तो आप उसकी सुन के इग्नोर मारी जा रहे हो, वो बोली जा रहा है, पता ही जा रहा है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मेरा मन नहीं है। फियर ऑफ टू चैलेंज अथॉरिटी, आप कभी कभी कोई चीज़ किसी सामने वाले को नहीं बताते, उसको आपको लगता है कि यार अगर मैंने इसको बता दिया तो ये कहीं चैलेंज ना करने लग जाए मेरी इस बात के ऊपर। एंड लास्ट, लैक ऑफ इंसेंटिव। इसका एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज से कंपनी उनसे आइडियाज़ लेती रहती थी, ये केस स्टडी भी आई थी, और आइडिया देते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे, कंपनी को खूब प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन कंपनी ने कभी भी उनको थैंक यू या शाबाश नहीं बोला कि तुम्हारे आइडियाज से वी आर रीचिंग। तो उन्होंने बोला आज के बाद हम इनको कोई आइडिया शेयर नहीं करेंगे। तो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, दैट इज बैरियर हैज केम, व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसेंटिव्स। So these are the barriers to communication and we are done with the chapter. I hope आप लोगों को हर चीज़ अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई चीज़ नहीं आई समझ तो you can message me in the chat box, और मैं वो टॉपिक को चाहे एक छोटा सा आपके लिए बना के दोबारा शेयर कर दूंगा। So thank you so much for watching गौरव सर की क्लास and keep watching it and please do subscribe the channel और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो for helping them to learn the business studies class 12. Thank you so much all of you. Take care of yourself. Namaste.